हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। पेपर फाड़ने का इरादा है। ठीक। लास्ट टाइम में हमने जो अपने लेक्चर को एंड किया था वो एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग रेजोल्यूशंस था। यानी कि हमने वेक्टर के वैल्यू को कंपोनेंट में एक्स में, वाई में, जेड में तोड़ के उसको क्या किया था, ऐड किया था। और ऐड अल्जेब्रिकली किया था क्योंकि आई आई के साथ ऐड हो जाता है, जे जे के साथ ऐड होता है और के के साथ, और दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, इसीलिए अल्जेब्रिकली ऐड हो जाता है। यानी कि वेक्टर को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट में ब्रेक करके अलजेब्रा की तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक। उसके क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम में नहीं किए थे। अब उसकी दो चार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। दो चार क्या मतलब, जो मेन क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमारी समझ और अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद हम धीरे धीरे फिर पैरेललोग्राम लॉ की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है। आप सीरीज के साथ बने रहिएगा। 100% नीट और जे की कंटेंट कंप्लीट मिलेगी, इस बात की गारंटी है। बट आप एश्योर्ड कीजिए इस बात के लिए कि आप कंप्लीट वीडियो और सही से देखेंगे और प्रॉपर वे में आराम से नोट्स भी बनाएंगे। उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हाई होती चली जाएगी और आपको धीरे धीरे फिजिक्स में फेल आने लग जाएगा। ठीक। एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग रेजोल्यूशंस को, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इसमें दो वेक्टर दिया हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वेक्टर है 10 न्यूटन। ठीक, फोर्स है, मान लेते हैं F1। F1 की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है। मैग्नीट्यूड है, F के ऊपर में एरो नहीं लगाया, मतलब मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। और ये एंगल है 37। ये एंगल कितना है, 37। ठीक। ओके। अब दूसरा वेक्टर है, एक इधर है, ये मान लो F2 वेक्टर है और इसकी वैल्यू 20√2 है और ये एंगल मैं मान लेता हूँ 45। अब ये मत कीजिएगा कि ये सर सीधा लाइन है, ये 37 तो ये भी 53 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये 45, ये सीधा लाइन नहीं है, दिख रहा है सीधा जैसे। ठीक है। तो हमें निकालनी है क्या, फाइंड आउट F1 प्लस F2, यानी कि दो वेक्टर को हमें ऐड करनी है। एक F1 वेक्टर है और एक F2 वेक्टर है और दोनों XY प्लेन में दिया हुआ है और एंगल के साथ दिया हुआ है। तो हम इसको अभी लास्ट में क्या पढ़े थे, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, यानी कि X में तोड़ेंगे और Y में तोड़ेंगे। X में इसको ब्रेक करेंगे तो F1 है, इधर में कौन जाएगा, F1 cos 37, और इधर में कौन जाएगा परपेंडिकुलर में, F1 sin 37। ठीक। और ये वाला कंप्लीट हो गया ब्रेक। ओके, उसका कहानी खत्म। अब इसका देखते हैं। ये F2 कितना है, 20√2, जो भी वैल्यू है वैल्यू बाद में देख लेंगे, बस इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये थीटा किसके साथ है, y के साथ है। तो इधर में एक कंपोनेंट आएगा, कौन, F2 थीटा कितना है 45, ये कितना हो जाएगा cos 45, और इधर में कितना आ जाएगा F2 sin 45। ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि F1 F2 को अलग अलग लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर दूंगा एक्स वाई में, जेड में। ठीक है। तो F1 की जो वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से आप देखें तो आपको पता पड़ेगा कंपोनेंट तोड़ने के बाद। लास्ट लेक्चर में मैंने बता रखा है, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो पहले उसको देखें फिर आप ये देखें। तो F1 को मैं क्या लिखूंगा, पहले x फिर y, x को i कैप और y को j कैप। ये कितना हो जाएगा, F1 cos 37 i कैप प्लस F1 sin 37 j कैप। ठीक है। F1 की वैल्यू है कितनी, 10। ये कितना है, 10 इंटू cos 37। cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। अगर आपको नहीं याद है तो लास्ट पिछले वाले लेक्चर में बताया गया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ नहीं तो फिर आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 37 और ये वाला एंगल हो जाएगा 53 और ये वाला एंगल हो जाएगा 90। यानी सबसे बड़ा साइड, सामने वाला सबसे बड़ा एंगल, उससे छोटा साइड, उससे छोटा एंगल, और सबसे छोटा साइड, सबसे छोटा एंगल। ठीक है। और ये 37, 53 और 90 का, और ये था 3, 4, 5। ओके। तो cos 37 यहाँ देख कर दे 4/5, तो sin 37 3/5। ठीक। ये आई कैप आया, फिर प्लस F1 की वैल्यू कितना है 10 इंटू साइन 37 तो 3/5, और ये जे कैप, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो यानी कि F1 की वैल्यू कितनी आ गई, अब अगर ध्यान से देखिएगा
तो पता पड़ेगा 4 2 जा 8 आई कैप प्लस ये कितना है 3 2 जा 6, तो ये 6 जे कैप, ये इतना आ चुका है, F1 आ गया। उसी तरीके से आप क्या निकालेंगे F2 निकालेंगे। अगर मेरे को F2 निकालना है, ध्यान से देखिए, तो पता पड़ेगा आपको कि F2 कंपोनेंट किधर है, y में नहीं है, माइनस y में, तो माइनस जे कैप लिखा जाएगा। और इधर में क्या है माइनस x है, तो माइनस आई कैप लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा F2 में क्या लिखा जाएगा F2 cos 45 माइनस आई कैप प्लस F2 साइन 45 और किधर माइनस जे कैप। क्यों? क्योंकि ये देखिए x के पीछे था तो माइनस आई कैप, और y के नीचे था यानी y इधर है, ये माइनस y है तो माइनस जे कैप। ठीक है, F2 की वैल्यू कितना 20 रूट 2, ये आया 20 रूट 2। और cos 45 का वैल्यू कितना होता है बताइए, फटाफट बताइए। cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2, और ये कितना माइनस आई कैप फिर प्लस ये 20 रूट 2 इंटू कितना बताइए साइन 45 1 बाय रूट 2। तो किसी को लग रहा है साइन 45 cos 45 सेम, हाँ सेम होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस जे कैप, यानी कि अगर मैं चर्चा करूं तो ये कट गया और ये कट गया, यानी वैल्यू कितना आया 20 माइनस आई कैप 20 माइनस जे कैप। ठीक है, यानी कि माइनस 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। अब ध्यान से देखो तो F2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई माइनस 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप, ये F1 और F2 दोनों निकल गए। ठीक, अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था रियल में F1 प्लस F2, हमें क्या चाहिए था F1 प्लस F2, हमें चाहिए F1 प्लस F2। F1 वेक्टर प्लस में कौन F2 वेक्टर, दोनों को ऐड करेंगे। F1 की वैल्यू कितनी है 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस एड F2 की वैल्यू कितनी है माइनस 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। अब I को I के साथ J को J के साथ हम क्या करेंगे सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, 8 आई कैप और यहाँ क्या है प्लस माइनस 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 20 आई कैप, तो प्लस 8 आई और माइनस 20 आई, कहने का मतलब कितना बन गया तो माइनस 12 आई कैप। ठीक, प्लस 6J और यहाँ प्लस माइनस माइनस तो माइनस 20J, तो 6J प्लस में है और माइनस 20 है, तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस 14J कैप। तो वैल्यू कुल मिला के F नेट जो आया यानी कि F1 प्लस F2 वेक्टर जो आया वो कितना आया माइनस 12 आई कैप माइनस 14J कैप, ये हमारा नेट आंसर है। अब 2 की जगह में 10 रहे 5 रहे जितना वेक्टर रहे हम क्या करेंगे कंपोनेंट। अब क्या होगा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है क्योंकि कंपोनेंट वेक्टर 2 की जगह में 5 लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में अगर क्लियरिटी है तो क्वेश्चंस कितना भी टफ हो हम आराम से कंपोनेंट ब्रेक करेंगे एक्स वाई में और उसको ऐड कर देंगे, सिंपल कहानी खत्म। आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं सीखने हैं, क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं ये सीखने हैं, यानी कि क्लियरिटी हमारी कहाँ होना चाहिए क्वेश्चंस को अप्रोच करने में। क्वेश्चंस लाखों हैं, सारे क्वेश्चंस कोई नहीं कर सकता, हाँ क्वेश्चंस के अगर अप्रोच आपने डेवलप कर लिया तो धीरे धीरे आपको चाहे कोई अनसीन क्वेश्चन आ जाए तो आपकी माइंड चलने लग जाएगा। आप ये भी कोशिश करो कि मैं क्वेश्चंस फ्रेम कैसे करता हूँ और उसको सॉल्व करने का क्या सोचता हूँ, है ना, तो आपको धीरे 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 आपकी अप्रोच और थिंकिंग स्किल डेवलप होने लग जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, एक्सिस किसने माना है, एक्स ऐसा होता है नीचे होता है, वाई ऐसे होता है, जेड ऐसे होता है, ये किसने माना हमने माना है। ठीक, तो अपन एक्सिस गारंटी है कि हमेशा नीचे में एक्स होगा ऊपर में वाई होगा इधर में जेड होगा नहीं, लेकिन हाँ लेकिन 99% चांसेस है हम इधर क्या मानते हैं एक्स मानते हैं, इधर वाई मानते हैं, इधर जेड मानते हैं, ट्रेडिशनल सबने मान रखा है तो हम भी मानते हैं। लेकिन हाँ अगर मेरे को अगर सपोज मान लीजिए एक्सिस अगर चेंज कर दिया तो क्या चेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एक्सिस हमने बनाया एक्सिस हम चेंज कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्या चीज है इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री है, कितना डिग्री है 37 डिग्री। एक कोई ब्लॉक है यहाँ, ठीक है यहाँ कोई ब्लॉक है और इधर में कोई बंदा फोर्स लगा रहा है F, क्या लगा रहा है F1 मान लेते हैं F1 लगा रहा है,
F1 की वैल्यू अगर मान लीजिए 20 न्यूटन है, ठीक, कितना न्यूटन है, 20 न्यूटन। अब मैं चाहता हूं इसको कंपोनेंट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट द वैल्यू F1 इन कंपोनेंट फॉर्म। क्वेश्चन ऐसा है, रिप्रेजेंट the value of F1 vector in component form, कंपोनेंट फॉर्म है ना, हमें किस में करना है, कंपोनेंट फॉर्म में करना डिपेंड करना। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये एक्सिस जो है ये वाला हमारा कौन सा एक्सिस है, ये वाला मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ठीक। अब कुछ ही मान सकते हैं, ये वाला हमारा कौन सा वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है। अब देखिए वेक्टर हमने इसे बदल दिया, हमारा एक्सिस एक्स ऐसे वाई ना होकर के मैंने ऐसे एक्स ले लिया, ऐसे वाई ले लिया, ये ले सकते हैं, इसे ले लिया, देखो इसको उठा के सर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब बताइए कि एक्स में तोड़ना है और वाई में ब्रेक करना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ देखिए ये लाइन इस तरीके से है, ये लाइन को इसे पैदल खींच दो, ये ऐसा हो जाएगा, ये एंगल 37 है, ठीक, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 37, ध्यान से देखो सही से, यानी कि अगर मैं इसी को पीछे बढ़ा लूं तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 37, बात बराबर है, ठीक। तो ये एंगल क्यों, क्योंकि आप सही से चेक करोगे तो पता पड़ेगा कि ये लाइन और ये लाइन कैसा है, पैरेलल, और ये है इंटरसेक्टिंग, तो अल्टरनेट इंटर एंगल्स आर इक्वल, ये 37 तो ये भी 37। अब क्या करूंगा, इस फोर्स को F1 फोर्स को मैं ब्रेक करूंगा दो कंपोनेंट में, एक x और एक y में, एक आएगी इधर और एक आएगी इसके परपेंडिकुलर, ठीक। जो इधर कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, F1 और थीटा बना है 37, तो कितना लिखा जाएगा F1 cos 37, तो ये आ जाएगा F1 cos 37, और इधर में कितना आएगा F1 sin 37, ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा आपको। अच्छा इधर में है कौन ऊपर, y, और इधर में कौन है x या माइनस एक्स, माइनस एक्स, क्यों, ऊपर में क्या है x, यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सा है ओरिजिन, तो ऊपर y एक्सिस, नीचे में माइनस वाई, इधर में x, तो इधर में क्या हो गया माइनस एक्स, ध्यान से देखिए। तो यानी कि F1 जो कंपोनेंट टूटा वो इधर टूटा, एक तो y में गया प्लस y में, और एक किधर गया माइनस एक्स में, तो F1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई, ध्यान से देखिए, F1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, मतलब F1 जो वेक्टर की वैल्यू जाएगी कंपोनेंट फॉर्मेट में x और y में ले लेंगे, तो कितना आया F1 cos 37 माइनस आई कैप, क्योंकि x एक्सिस के नेगेटिव की तरफ है, ठीक। उसी तरीके से प्लस कौन F1 sin 37 माइनस जे, नहीं प्लस जे, ऊपर है, ये क्या है प्लस जे, ध्यान रखना, मैं कभी कभी बीच में लिख के आपसे पूछ के फिर सही करवाऊंगा, ठीक। तो वैल्यू कितनी है F1 की वैल्यू आई कितनी है, F1 की वैल्यू कितनी है 20, ये आया 20 cos 37, और cos 37 की वैल्यू देखिए बल लिखा हुआ है, ये 37 तो कितना है 4/5, तो वैल्यू आएगी 4/5, और ये कितना आया माइनस आई क्या प्लस, यहाँ पे कितना आया 20 इंटू साइन 37, तो 3/5, और ये कितना आया जे कैप, और 5 4 जा और 5 4 जा, यानी कि F1 की वैल्यू अगर कंपोनेंट फॉर्मेट में बोला जाए वो कितना लिखा जाएगा 4 इंटू 4 16 माइनस आई कैफ प्लस, यानी कि माइनस लिख दें तो सीधा मैं पहले लिखता हूँ माइनस 16 आई कैफ 4 3 जा 12 जे कैप, यानी कि F1 को हमने कंपोनेंट के फॉर्मेट में ब्रेक करके लिख दिया, वो कितना है माइनस 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। हाँ अगर मैं एक्सिस बदल दूंगा कंपोनेंट बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन वेक्टर की वैल्यू नहीं बदलेगी, वैल्यू 20 न्यूटन है ना, रिजल्टेंट बाद में भी 20 ही रहेगा। हाँ कंपोनेंट की वैल्यू अगर एक्सिस बदलने से कंपोनेंट की वैल्यू बदल सकती है, ठीक, क्योंकि हमारा एंगल बदल, ओके। इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, चाहे एक्सिस हमारा प्लेन में रहे, चाहे एक्सिस हमारा कुछ और एंगल में दे दे, या किसी भी तरीके से दे दे,
तो भी हमारा आंसर आ जाना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ चुका है। ठीक, इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर क्वेश्चंस का एक वीडियो बना दीजिए जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और थ्योरी के साथ मैं क्वेश्चंस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को वैल्यू एडिशन मिलेगी। यानी कि कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्लियर करने के लिए हमको किन किन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैं उस क्वेश्चन को लेकर अभी फिलहाल चल रहा हूँ। ठीक, उसके बाद लास्ट टाइम में हमारे पूरे क्वेश्चन सीरीज को मैं अपलोड करूंगा आपके सामने, और जिसमें आपकी कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस भी मिक्सर रहेंगे, पीवाईक्यू मिक्सर रहेंगे, सब कुछ आएगा। ठीक, ओके, अब टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब आता है हमारा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कैसे करते हैं, अब उसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों कर चुके हैं, लेकिन कंपोनेंट फॉर्म में करें। कैसे करें? कंपोनेंट फॉर्म करें। ठीक है, तो हेडिंग क्या लगा रहे? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो हेडिंग है हमारा क्या चीज़? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर को हमें क्या करनी है? ऐड करनी है। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर, यानी कि एक फॉर्मूला बना के रखा जाएगा। आपने शायद नाम सुना होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन, ये सब लॉ है। और चीज़ें कुल मिला के जिस टाइम पे टॉपिक खत्म किया जाएगा आपको पता लगेगा पूरा एक ही चीज़ है ना, पूरा फिजिक्स ही एक ही है। ठीक, तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हेडिंग है हमारा, क्या चीज लिखिए? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, यानी कि इसको है ना तीन तरीके से पढ़ा जाएगा। किन तरीके से? तीन तरीके से। एक आएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और तीसरा आएगा पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कौन सा? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। फर्स्ट हमारा क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या बोला जाएगा, और पहले समझते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मतलब ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। दो वेक्टर का सम करेंगे और उसमें क्या करेंगे? ट्रायंगल के तरह यूज करके हम करेंगे। सपोज मान लीजिए एक वेक्टर ए है हमारा यहाँ, ठीक, दूसरा वेक्टर हमारा ए बी है यहाँ, है ना। तो इस दोनों वेक्टर को यूज करके एक नया वेक्टर जो आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, है ना। और वो इसको किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा? ट्रायंगल के फॉर्मेट में। यानी कि ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, तो ये जो वेक्टर होगा ये ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये वेक्टर है हमारा ए प्लस बी वेक्टर। ठीक, ए प्लस बी वेक्टर, यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को हम कह सकते हैं एक वेक्टर का ए वेक्टर का जहाँ पे हेड खत्म होता है वहीं पे बी वेक्टर का टेल चालू होता है, और जहाँ पे बी वेक्टर एंड होता है वहाँ पे ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड तक मिलाने वाले वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। इसको क्या बोला जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है ना। अभी इसके बारे में चर्चा विस्तार से करेंगे, अभी सिर्फ मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि तीन को किस तरीके से डिजाइन किया गया। ठीक, तो पहला हमारा कौन सा? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सेकंड हमारा कौन सा है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, है ना, ध्यान रखना स्पेलिंग वगैरह का। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलेगा? इसमें मैंने क्या किया था, एक वेक्टर जहां एंड हुआ था वहीं से दूसरा वेक्टर चालू किया था और रिजल्टेंट शुरुआत से लेकर अंत तक गया था। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक वेक्टर मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक, और बी वेक्टर जो है हमारा वो ऐसा है। ठीक, बी वेक्टर कैसा है? और दोनों बीज एंगल थीटा है। दोनों बीज एंगल कितना है? थीटा है। यानी कि दो वेक्टर जब दोनों का टेल एक ही जगह हो, दोनों का क्या हो? टेल एक ही जगह हो या फिर हेड एक ही जगह हो, तो उसको एडिशंस करने के लिए हम स्पेशल पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कहने का मतलब पैरेललोग्राम लॉ कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए, चेक कर लेते हैं। ये ए वेक्टर है, इसको उठा के पैरेलल शिफ्ट कीजिए इधर,
ये उठा के गया इधर, तो ये कैसा होगा, इस तरीके से दिखाई देगा मेरे ख्याल से। पहला शिफ्ट किया, ठीक है, तो ये वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर। ये रियल में यहाँ है लेकिन मैंने इसको शिफ्ट किया यहाँ पे। और उसके बाद ध्यान से देखो, तो ये जो आएगा ट्रायंगल लॉ की तरफ यूज हुआ नहीं हुआ, ये वेक्टर फिर बी वेक्टर और ये ए प्लस बी, यानी कि ये वेक्टर कौन सा है, रिजल्टेंट वेक्टर। और एक बार इसको यूज किया, एक बार इसको भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो पता पड़ेगा ये पैरेललोग्राम बना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और तीसरा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं आता बट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया करता है, ठीक। दूसरा है पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन ये बोलता है कि अगर बहुत सारे वेक्टर हो तो उसको ऐड करके कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है ऐसा, ठीक, ये बी वेक्टर है और यहाँ पे ये सी वेक्टर है और यहाँ पे एक डी वेक्टर है, तो यहाँ पे एक ई वेक्टर है मान लेते हैं। तो जहाँ ए खत्म हुआ वहाँ बी चालू, जहाँ बी खत्म हुआ सी चालू, जहाँ सी खत्म हुआ वहाँ डी चालू, जहाँ डी खत्म हुआ वहाँ ई चालू, और जहाँ पे ई खत्म हुआ है मान लीजिए इतना ही वेक्टर हमारे पास अवेलेबल था, ठीक। तो हमने क्या करा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सबको मिला करके जहाँ से हम चालू हुए थे, जहाँ एंड किए वहाँ से वहाँ तक एक फाइनल वेक्टर बना देते हैं, उसको एफ बोल दिया। क्या बोल दिया, एफ। यानी कि इस वाले केस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। यही चीज हमारे एप्लीकेशन ज़्यादा यूज होते हैं, राइट। ये हमारा ज़्यादा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर एफ। यानी कि एक जहां से चालू हुआ ऐसे घूम करके दूसरी जगह आए हैं, घूम करके दूसरी जगह आए हैं और जहां से चालू हुआ था वहां से जहां पे एंड हुआ वहां तक एक नया वेक्टर बना दिया, तो वह इस सब का क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। इतना ही हमारे काम का है, ठीक। इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब हम हेडिंग डालते हैं कौन सा, फर्स्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पहले हमारा कौन सा है, ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये पहला हेडिंग हमारा। देखिए इधर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या है, एक ट्रायंगल ही तो बनेगा, क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात तो है नहीं। यहाँ क्या है, ए वेक्टर है, ठीक, यहाँ पे कौन है, बी वेक्टर है, ठीक ठीक, ये बी वेक्टर है और गिवन में मान के मैं चल रहा हूँ, क्या चीज़, गिवन में मान के चल रहा हूँ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह ए के बराबर है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के बराबर है, ठीक है, ऐसा है। और मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा है। अब ये वाला जो वेक्टर आएगा ये कौन सा कहलाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मैं बोल लूँ कि ये वाला एंगल ऐसे इसको एक्सपेंड करें और इसको इधर लेके जाए, ये वाला एंगल मान लो थीटा है, कितना एंगल है, थीटा है। अगर इसकी लेंथ बी है तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, ध्यान से बताओ, बी कॉस थीटा, और इसकी लेंथ बी है तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, बी साइन थीटा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये है कितना, बी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक कितना, बी कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, बी साइन थीटा। अब इसको अगर एक ढंग से आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पता पड़ेगा कि ये एक्चुअली में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। कैसे, यहाँ देखते हैं, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये क्या है, एक साइड, ये क्या है, एक साइड, और ये क्या है, हाइपोटेनस। अच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो आ रहा है। क्या आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। तो नीचे में वैल्यू है कितनी, ए प्लस ए का मैग्नीट्यूड, या ए का मैग्नीट्यूड मतलब ये बोल दो सीधा, क्या बोल देता हूँ, ए, ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, ए प्लस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, और यहाँ पे कौन है, ए प्लस ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा, और इधर में कितना, बी साइन
थीटा। ठीक, राइट। तो a प्लस बी का अगर हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। अगर हमें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक, तो मैं बोल सकता हूं कि पाइथागोरस लॉ अप्लाई कीजिए, तो a प्लस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसका क्या लिखेंगे, अंडर रूट। क्या लगाएंगे, सॉरी, अंडर रूट कब लगाएंगे, जब मेरा यहाँ से रूट हट जाएगा तब। पाइथागोरस रूल है, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर मैंने इसका स्क्वायर हटा दिया, इस दोनों का स्क्वायर के सम के रूट लग जाएंगे, तो वही किया है मैंने यहाँ पे। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर मेरे को निकालना हो, क्या लिखूंगा बताओ, इसको ओपन करो, इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a के जगह में a लिखा हुआ है, b के जगह में क्या लिखा हुआ है, b cos थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab cos थीटा, 2ab के जगह में b cos थीटा। ठीक, और प्लस में कौन, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रियल बताएं तो मेन चीज वेक्टर का आज चल रहा है। पहले हम उसको वार्म अप तरीके से सीख रहे थे ताकि हम चीजें को अच्छे से गेन कर सके। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाला 2 लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें ये और ये दोनों की एप्लीकेशंस के साथ साथ में इसके क्वेश्चंस भी आएंगे, यानी कि तीनों जो मेन है, इसके जो कॉन्सेप्ट है और जो क्वेश्चंस है, लगातार 3 वीडियो के अंदर ये प्रॉपर आ जाएंगे। ठीक, आपको वेक्टर अच्छे से सीखनी है तो कोई वीडियो भी मिस नहीं कीजिएगा, प्रॉपर वे में देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा थोड़ा सा देखने के बाद है ना, चीजें आपको समझ में आएगी नहीं। जब आएगी नहीं आपको लगेगा अरे यार क्या ही चल रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपने अगर प्रॉपर सीरियल वाइज शुरू से लेकर अंत तक सारे वीडियो देखे तो चैप्टर में कोई कमी नहीं आएगी। आपकी दिल इस बात का गवाह देगा जब आप अच्छे से सारे वीडियो को थ्रोली कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मकसद से और आराम आराम से देख के नोट्स बना के लिखेंगे। आराम से देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, तभी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको करते हैं, ए स्क्वायर के जगह में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना 2ab cos थीटा, और इसका क्या निकल गया, अंडर रूट। ये वैल्यू है कितना, बताइए बताइए, 10th पास किया आपने, कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एक ही चीज तो याद है 10th में, क्या 1, हाँ यही चीज तो याद बताओ। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा, प्लस में कितना 2ab cos थीटा और इसका अंडर रूट, यानी कि a प्लस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। यही वाला फॉर्मूला 11th क्लास में, शुरुआत में क्लास में बच्चे जो सीख जाते हैं और हमेशा सबको सुनाते रहते हैं, क्या चीज़, ए 2 वेक्टर हो, दोनों वेक्टर के बीच अगर एंगल थीटा हो तो उस दोनों के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, लास्ट में ये सब कुछ हमने डेरिवेशंस करके सीख लिया, बट लास्ट में हमें ध्यान में क्या रखना है कि सर ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ठीक, और दोनों के बीच एंगल है थीटा, तो इसके इस तरीके से आएंगे क्या, ए प्लस बी। ठीक, ये क्या आएंगे, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का जो वैल्यू है वही ये है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पे कौन है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसी को हमने क्या बोला है, इसको हमने क्या बोला है, रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हमने क्या बोला है, रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, अब देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, डायरेक्शन
वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है। अल्फा कहाँ से एंगल है, अच्छा रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल बी के साथ कितना, अल्फा। अच्छा बी तो रियल में किधर था, अच्छा बी हमने यहाँ पे इधर लिया है, तो ये ए है मान लो, चलो ए मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक, तो ए के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कितना है, अल्फा। देखिए ए वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर किधर है, इधर है, और ये एंगल कितनी है, अल्फा है। ये एंगल कितनी है, अल्फा है। तो ए वेक्टर के साथ में ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये एंगल, ये वेक्टर ए है, तो यही एंगल तो अल्फा है। अच्छा यही वाला एंगल है, यही वाला एंगल अल्फा है, यानी कि टेन अल्फा मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। यानी कि बताइए अगर मैं टेन अल्फा की बात करूँ तो क्या लिखा जाएगा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आ जाएगा बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आ गया टेन अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आ गया हमारा अल्फा, यानी कि हमारा ये एंगल भी आ गया कि ए के साथ बनाया गया एंगल। ये क्या है, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का डायरेक्शन को मेरे को पता है, और अल्फा की एंगल 37 डिग्री आई है, यानी कि ए से मैं 37 मूव कर जाऊंगा इसे, यानी कि ए रिजल्टेंट वेक्टर मेरा इधर है। ठीक, ये क्या चीज है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर। ठीक, ये टेन अल्फा आ गया। मान लो बी के साथ एंगल बीटा बना ले, बी से कितना बना ले, ये वाला एंगल मान लो बीटा है, कितना मान लो बीटा। तो बताओ टेन बीटा कितना हो जाएगा, ए के जगह में बी रख दो, ए के जगह में क्या रख दो, बी रख दो। तो क्या रखा जाएगा, बी साइन थीटा था यहाँ पे, क्या लिखा जाएगा, ए साइन थीटा बाय बी प्लस ए कॉस थीटा, और बीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाय बी प्लस ए कॉस थीटा के बराबर। ठीक, इस तरीके से हमने क्या सीख लिया, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, यानी कि दो वेक्टर रहे, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा रहे तो दोनों का वेक्टर के सम हम कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल और उसका अंडर रूट, ये क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड। अगर हमारा ए से एंगल कितना रहे, अल्फा, तो टेन अल्फा कितना होता है, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर। ठीक, अगर आपने यहां तक कंप्लीट वीडियो को देखा है, आई होप आपको 100% क्लियरिटी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिसको इनकी नीड है, जो जेई और नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई में जो भी बैकलॉग्स चल रहे हैं उसको अच्छे से क्लियर कर सके, और एक एग्जैक्ट प्लेस पे जहाँ पे उसको फिजिक्स की भरपूर मात्रा में कंटेंट मिल सके। ठीक, आई होप सब कुछ आपको आज क्लियर हुआ होगा। हाँ, एक चीज आप क्या कीजिए कि पूरा सीरीज देखिए, और बीच बीच में अगर थोड़ा देखिएगा तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि आप जिसको टाइम देंगे वही आपका होगा। आपको प्रॉपर टाइम ले करके और पूरी स्टडी प्रॉपर फोकस वे में करेंगे, तब जाकर के कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छे से आ पाएगी। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको आई थिंक क्लियरिटी हो चुकी होगी। अगर आपको इसमें किसी टॉपिक में अगर डाउट आती है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। और बाकी धीरे धीरे चैनल के साथ बने रहिए, सारी कंटेंट धीरे धीरे अपलोड मैं करता जाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।